हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लेके आए हैं और मैं यहां से स्टार्ट करता हूं वसंत। ठीक है, क्लास 8 में वसंत का भाग 3 है और वही पाठ्य पुस्तक सीबीएसई के द्वारा निर्धारित है, एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित है, हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जो बच्चे वसंत पढ़ रहे हैं उनके लिए ये पाठ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पाठ का नाम है ध्वनि। ठीक है, पहला चैप्टर है ये। यहाँ से पहले चैप्टर है ध्वनि। अब मैं इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ, इस ध्वनि में जो पोयम है मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय देने वाला हूँ और ध्वनि पाठ का नाम ध्वनि क्यों पड़ा यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ और अंततः उसका पूरा भावार्थ बताऊंगा और अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप मुझे इस प्रकार से समझेंगे, सुनेंगे। अगर आप गंभीर है पढ़ने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कवि परिचय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका निराला उपनेम है जिसको आप कह सकते हैं, जिनका जन्म है 1897 1897 में बसंत पंचमी वाले दिन इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1961 1961। स्थान मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। शिक्षा हाई स्कूल तक है। देखिए, शिक्षा इनकी बहुत कम है, लेकिन हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का इन्होंने अध्ययन स्वतंत्र रूप से किया। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के बाद इससे क्या हुआ कि इन्होंने मतलब अच्छे ग्रंथों को पढ़ा और अच्छे, फिर उसके बाद अपनी इमेजिनेशन पावर को अपने उसको इनहेंस किया और फिर एक अच्छे रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 का नाम लिया है और ये तीनों ही काव्य ग्रंथ हैं, काव्य पुस्तकें हैं, काव्य संग्रह हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका इत्यादि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पाठ एक नज़र में क्या है कि आप इस पूरे पाठ को क्या समझेंगे, इस पाठ के अंदर क्या है और आप इस पाठ को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, ये 4 पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। काव्य में मनुष्य के भाव व्यक्त किए। देखिए, आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें मनुष्य के भावों की बात की जा रही है। ठीक है, मानसिक मतलब सिर्फ वह बात नहीं है जो प्रकृति और नेचर जस्ट इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ मनुष्य के भी भावों का वर्णन उसमें दिया है और वही समझाना मेरा काम है। ठीक है, वसंत ऋतु में प्रारंभ का वर्णन है। ठीक है, वसंत ऋतु के प्रारंभ का वर्णन है। वसंत ऋतु के दौरान जो हरियाली इस पर्यावरण में होती है, इस चीज़ का वर्णन इसमें दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, जीवन के प्रति सकारात्मक विचार देने का प्रयास किया है कवि ने। कवि ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार से ये जो नए नवीन पेड़ पौधे हैं, उसी प्रकार से हमारे बच्चे, हमारे लोग और हम, इसी प्रकार से हमको इससे दूर होना चाहिए, इस आलस्य से दूर होना चाहिए और नए जीवन का शुभारंभ करना चाहिए। और इसके साथ साथ कवि प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में पहली लाइन कहा, शुरुआत करते हैं काव्य का। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ही तो है आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा वन अंत। कवि कहते हैं यहाँ पे, निराला जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। यहाँ पे ये बड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ठीक है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होना है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होना है, अभी मेरी बातों का अंत नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में माने मेरे उपवन में, मेरे बगीचे में मृदुल वसंत आया है। ठीक है, अब मृदुल वसंत, मृदुल का मतलब होता है कोमल और वसंत तो आप जानते हैं वसंत ऋतु। ठीक है, अब वसंत ऋतु के बारे में आप ये जान लीजिए कि वसंत ऋतु में लगभग पतझड़ के बाद वसंत ऋतु जब आती है तब प्रत्येक पेड़ पौधे नए नए पत्तियां उनमें आना शुरू हो जाती हैं और नए नए सुंदर सुंदर पत्तियां आने के साथ साथ वो सब कुछ नया नया सा लगता है, जिससे एक सुगंध निकलने लगती है और जो पर्यावरण है वो बहुत नया नवीन सा होने लगता है। लेकिन ये सब कहाँ पता चलता है? जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वसंत नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना है। वसंत तो जंगलों में आता है, वसंत तो बगीचों में आता है, उपवन में आता है। ठीक है, तो यही कवि कह रहे हैं कि जो वसंत है ना वो तो अभी अभी आया है। ठीक है, मैं साथ के साथ इसका एक जो कहते हैं कि हमारे लाइफ में इसका क्या कोरिलेशन है वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अभी बताता हूँ। आप पहले ये देखिए कि जो मैंने पिक्चर लगाई है वसंत की, क्यों मतलब ये वसंत की कोई पिक्चर ऐसा नहीं कि वसंत का कहना है वसंत पंचमी के दौरान ये जो है ना ये सरसों का फूल होता है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या बोलेंगे चरम सीमा पे होता है उस वक्त ये अपना फूल। ठीक है, और फिर इसके दौरान ये वसंत पंचमी के दौरान ये बड़ा उस समय बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है और मुख्यतया ये वसंत इसकी जो सुंदरता है तभी झलित होती है, दिखती है। ठीक,
वैसे तो प्रत्येक पेड़ पौधे उस वक्त नवीनता की चरम शिखर पर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मृदुल वसंत यहाँ पे कह रहे हैं कि कोमल वसंत, जो कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में आया है, कि माने अभी तो हमारा जीवन शुरुआत हुई है और हमारे जीवन में नवीनता आनी चाहिए, और इस नवीनता के कारण जो कवि हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि आप भी आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहो, परिपूर्ण रहो। और आगे क्लियर हो जाएगा आपको, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी, आगे की काव्य में लिखते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गाल। ठीक है, ये जो हरे हरे पत्ते हैं, पात का मतलब पत्ते, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है हरे हरे पात, डालियां कलियां कोमल गाल। तो ये जो डालियां हैं जो होते ना, और कलियां, और जब कलियां फूल खिलने से पहले, अब ये वाला जो फूल है ये कभी जब खिला होगा तो छोटा कली के समान ही तो रहा होगा, और कोमल गात, तो इसका जो शरीर है ये बहुत कोमल होता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो कि ये कलियां, ये डलियां सब सो रही हैं, ठीक है, और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, मतलब स्वप्न, इनके जीवन में स्वप्न जैसा कोमल हाथ लेकर, माने मैं अपना हाथ लेकर के, कोमल स्वप्न जैसा हाथ लेकर के इन कलियों पर, इन डालियों पर, इनके कोमल शरीर पर हाथ फेरूंगा। ठीक है, मृदुल माने कोमल, कर माने हाथ, तो स्वप्न भरे कोमल हाथ इन पर फेरूंगा। उससे क्या होगा कि निद्रित कलियों पर, जो ये जो कलियां सो रही होंगी प्रातः सुबह, तब इनको प्रत्युष मनोहर, माने इनको प्रातः के मैं दर्शन कराऊंगा। देखो उधर से रोशनी आ रही है ना सूर्य की, तो इनको मैं दर्शन कराऊंगा। अब ये किस बात पे कह रहे हैं, ये एक तरीके से हम पर भी अप्लाई कर रहे हैं कि जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कलियां मतलब बच्चे, कोमल उनका शरीर होता है, उनको हम अपने अच्छे अच्छे विचारों से उनको मैं जगाऊंगा, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के सवेरे को पहचानें, अपनी ज़िंदगी के प्रातः को पहचानें और आगे बढ़ें, और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। तो यही चीज़ उन्होंने मतलब जो फूलों और प्रकृति के हिसाब से जो सिखा रहे हैं ना, वो हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर जब हाथ फेरेंगे, मतलब इस पे निद्रित कलियों पर हाथ फेरेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, फिर बोलते हैं कि पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। ठीक है, प्रत्येक पुष्प से, देखो मैंने कई सारे फूलों के फोटोज लगाए, तो प्रत्येक पुष्प से तंद्रालस, माने एक, मतलब जिस प्रकार से सुबह हम उठते हैं तो एकदम फ्रेश नहीं होते, तो आलस से होता है, नींद वाला आलस होता है, थोड़ी देर लगता है ना उठने में, हमें एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। हाँ, प्रत्येक पुष्प से तंद्रालस माने आलस से, नींद का आलस, तंद्रालस का मतलब होता है नींद का आलस से खींच लूंगा मैं, और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और अपने नवजीवन माने इनके अपने जीवन में अमृत, अमृत तो पता ही है आपको, जैसे जीवित रहा जाए, अमृत का मतलब एक अच्छा विचार, अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, खुशी के साथ उनके जीवन में खुशियां सींच दूंगा, माने भर दूंगा। अब आप इसे अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। कवि कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, वो पुष्प के समान है। तो ये हजारों जो पुष्प है, माने जो हजारों बच्चे हैं, इनको मैं अपने विचारों से, इनके आलस्य को खींच लूंगा मैं, और इनके नए जीवन में अमृत रूपी विचार को भर दूंगा, और इनको आत्मविश्वासी बनाऊंगा, स्वाभिमानी बनाऊंगा। फिर आगे कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद। और इन पुष्पों को द्वार दिखाऊंगा। किस चीज का द्वार दिखाऊंगा? सफलता का द्वार दिखाऊंगा, और उन्हें जीवन की नई नई बातें बताकर उन्हें सफलता का द्वार दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस सफलता के द्वार में संभावनाएं अनंत हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जीवन में सक्सेस होने की। तो कवि यहां पे पूरी तरह से आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। और देखिए यहां पे एक बात बताता हूं मैं आपको, यहां जो कहा कि निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर का मतलब कि क्यों ये कलियों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कली प्रातः में जगे, मतलब उठेगी, कहने का मतलब प्रातः में जब ये ताजा नहीं होगी, ताजा तरीन नहीं होगी, तो वो फूल कभी नहीं बन पाएगी।
तो ऐसे ही हमारे देश के जो बच्चे हैं, उन्हें अगर हम, हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक और आप खुद जब तक अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक एक मैच्योर पर्सनैलिटी कभी नहीं बनेंगे। तो इस चैप्टर के पीछे जो निहित जो कहानी है, जो सीख है, वो आपको सीखनी चाहिए। ये हो गया। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है, मेरे वे जहां अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। इसीलिए बोला कवि ने कि इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। मैं उन्हें सफलता का द्वार दिखाना चाहता हूं, ठीक। तो इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। आशा करता हूं आपको क्लियर हो रहा होगा, और नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं एकदम आपके सामने व्याख्या एक्सप्लेन कर देता हूं। कवि अपने आत्मविश्वास भाव से कहता है कि अभी अंत नहीं होना। वसंत के आने का कारण कवि के उपवन हरियाली पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। वसंत के आने के कारण कवि का जो उपवन है, माने जो उसका बगीचा है, उसकी जो जगह, वो हरियाली पूर्ण हो जाएगी। वसंत ऋतु के कारण पर्यावरण में पेड़ पौधे नए हो जाते हैं, ठीक है, यही बात है। डालियां कलियां बेहद सुंदर लगती हैं। रात भर सोने के कारण स्वप्न भरे मुलायम हाथों को कलियों पर फेर कर इन कलियों को जगाना चाहते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि इस सुंदर प्रभात का संदेश कलियों को देना चाहते हैं। अब ये कलियां, डालियां, ये एक तरीके से प्रतीक तौर पर प्रयोग की गई हैं आप बच्चों के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए, ठीक। कवि कल्पना करते हैं और कहते हैं कि तंद्रा और आलस्य को कलियों से खींच लूंगा और उनके जीवन में अमृत सींचकर खुशियां भर दूंगा, जिससे कली एक पुष्प बन सके। आगे कवि रंग बिरंगी कलियों को जीवन का अद्भुत असीमित संसार का द्वार दिखाता है, और इसके माध्यम से कवि हमें सकारात्मक पॉजिटिविटी व नव जीवन माने नए जीवन के लिए तैयार करना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है। और लास्ट में आपको क्लियर कर दूं कि वसंत, यहाँ पे इस पार्ट का नाम ध्वनि क्यों रखा गया। देखिए, वसंत ऋतु के दौरान एक जो वातावरण होता है वो बड़ा ही संगीतमय हो जाता है। हवाएं चलती हैं, और वैसे तो बारिश नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मतलब उस हरियाली का जो मौसम होता है वो ना ठंड होती है ना उसमें ज्यादा गर्मी होती है, और कभी कभी बरसात भी हो जाती है। तो उस वातावरण में एक संगीत अपने आप खुद ब खुद व्यक्ति को, मनुष्य को खुद ब खुद चीजें अच्छी लगने लगती हैं। मंद मंद हवाओं से तारांकित होकर के, आह्लादित होकर के पेड़ों का हिलना, फसलों का हिलना, फसल पूरे देश में, इस पूरे समाज, मतलब हमारा जो पर्यावरण है, जिस भौगोलिक परिस्थिति में भारत स्थापित है, उसमें वसंत के समय लगभग उत्तर भारत, मध्य भारत और मतलब इस तरह से नॉर्थ में लगभग सभी जगह फसल पूरी तरीके से तैयार हो रखी होती है। उसके कुछ समय बाद किसान उसको काटते हैं। तो जब फसल तैयार हो रही होती है तो वो उसको देखकर जो किसान हैं उनको बहुत खुशी मिलती है, उनके जीवन में खुशियां आती हैं। तो एक संगीतमय, एक कहते हैं हिडनली, इनडायरेक्ट एक संगीतमय वातावरण होता है, और वो संगीतमय वातावरण में जो ध्वनि निकलती है वो वसंत ऋतु की महत्वता होती है। इसीलिए इस पार्ट का नाम ध्वनि रखा गया है। अगर आपको ये प्रश्न सॉल्व करना होगा और इसके आगे जो प्रश्न सॉल्व करने होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर को अच्छे से समझिए। इसको दोबारा वीडियो को देख लेना अगर एक बार में समझ में ना आए, लेकिन आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। देखने के लिए धन्यवाद, और कुछ भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है से संबंधित मुझसे जरूर पूछें। धन्यवाद।